नमस्कार। इससे पहले प्रश्न मैं आपको पिछली वीडियो बता चुका हूँ। यदि आपको वो वीडियो देखनी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक पर टच करके पिछले वीडियो के प्रश्न देख सकते हैं। क्लास 12th PCMB ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो 18 मार्च 2023 को PCMB कृषि विज्ञान एवं गणित के मूलभूत तत्व का पेपर होने जा रहा है, उसमें आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। और सबसे पहले मैं आपको होली की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप सभी को RS स्टडी पॉइंट 10 की तरफ से होली एवं भाई दूज की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और इसी तरीके से आपकी पढ़ाई निरंतर बनी रहेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने यह भरा RS स्टडी पॉइंट 10 चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं। पहला पॉइंट इसमें, तेल और वसा दोनों ग्लिसरॉल तथा उच्चतर वसीय अम्लों के ट्राइएस्टर या ग्लिसराइड होते हैं। तो इसमें आपको पूछा जा सकता है कि तेल और वसा दोनों ग्लिसरॉल तथा उच्चतर वसीय अम्लों के क्या होते हैं? ट्राइएस्टर या ग्लिसरॉइड होते हैं। नंबर 2, कपड़ा धोने के साबुन में उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। कौन से लवण होते हैं? सोडियम लवण होते हैं। नंबर 3, नहाने के साबुन में उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं। नंबर 4, 4 नंबर देखते हैं। सोडियम लॉरेल सल्फेट एक अच्छा अपमार्जक है। सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है वो एक अच्छा क्या है? अपमार्जक है। नंबर 5, किसी भी एस्टर के किसी भी क्षार द्वारा जल अपघटन क्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। तो खालिस्तान में या सत्य में पूछा जा सकता है कि किसी भी एस्टर के किसी भी क्षार द्वारा जल अपघटन क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं साबुनीकरण या सैफोनिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, साबुन ठंडी विधि, गर्म विधि व आधुनिक विधि द्वारा बनाया जाता है। साबुन किन किन विधियों द्वारा बनाया जाता है? ठंडी विधि के द्वारा, गर्म विधि के द्वारा और आधुनिक विधि के द्वारा साबुन बनाया जाता है। 7, उच्चतर वसीय अम्लों के धात्विक लवणों को साबुन कहते हैं। उच्चतर वसीय अम्लों के धात्विक लवणों को डॉट 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 कहते हैं, तो उसमें बनाएगा आपका साबुन। क्या कहते हैं बच्चों? साबुन कहते हैं। नंबर 8, तेल व वसा रासायनिक रूप से एक पदार्थ है। तेल और वसा होते हैं वो रासायनिक रूप से क्या है? एक पदार्थ है, परंतु भौतिक अवस्था में वह भिन्न होते हैं। लेकिन उसकी जो फिजिकल स्टेट होती है तो फिजिकल स्टेट में क्या होते हैं? वो अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। नंबर 9, नहाने के साबुन अच्छे तेल व वसा तथा पोटेशियम लवण से बनाए जाते हैं। जो नहाने के साबुन होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? अच्छे तेल और वसा पोटेशियम लवण से बनाए जाते हैं। तेल द्रव तथा वसा ठोस अवस्था में होते हैं। तेल कैसा होता है? द्रव। और वसा कैसा होता है? ठोस अवस्था में। अगला पॉइंट, कपड़े धोने के साबुन में सस्ता तेल व वसा उपयोग होता है। कपड़ा धोने के साबुन में डॉट 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 उपयोग होता है, तो इसमें आप भरोगे तेल और वसा। कपड़े धोने के साबुन किससे बनाया जाता है? तेल और वसा से बनाया जाता है। पहले ही मैं आपको इस प्रश्न को बता चुका हूं। जो साबुन वाला जो चैप्टर है उसमें मैंने पढ़ाया है डिटेल में। 12, सस्ता सुगंधित पदार्थ कपड़ा धोने के साबुन में उपयोग किया जाता है। जो सस्ता सुगंधित पदार्थ होता है उसका उपयोग किसमें करते हैं? कपड़े धोने के साबुनों में उसका उपयोग करते हैं। नारियल का तेल वनस्पति वसा है। नारियल का तेल क्या है? वनस्पति वसा है। जैतून का तेल भी वनस्पति तेल है। जैतून का तेल होता है वो कैसा होता है? वनस्पति तेल है। और नारियल का तेल क्या है? वनस्पति तेल कह सकते हैं, वसा भी कह सकते हैं इसे भी। वसा एवं तेल से साबुन बनाने में उपजात के रूप में ग्लिसरॉल मिलता है। वसा और तेल होता है, वसा एवं तेल से साबुन बनाने में, वसा और तेल से जो साबुन बनाए जाते हैं उनमें उपजात के रूप में ग्लिसरॉल मिलता है। उपजात के रूप में क्या मिलता है बच्चों? ग्लिसरॉल मिलता है। 16, ग्लिसरॉल का उपयोग हजामत के साबुन को जल्दी सूखने से बचाने में किया जाता है। जो हजामत बनाते हैं,
हजामत जैसे दाढ़ी वाड़ी बनाई जाती है तो वो साबुन बनाया जाता है, साबुन। तो उसमें ग्लिसरॉल का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? ग्लिसरॉल का उपयोग करते हैं। और ग्लिसरॉल का काम क्या होता है कि वो साबुन जैसे ही वो साबुन जल्दी सूखता है उसे बचाने के लिए करते हैं। जिससे वह ग्लिसरॉल का उपयोग करते हैं तो साबुन जल्दी सूखता नहीं है। जैसे मान के चले दाढ़ी बनाते हैं तो उसमें साबुन वो सूखता नहीं है। दाढ़ी बनाने वाले साबुन में अधिक झाग लाने के लिए रेजिन का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने वाले साबुन में अधिक झाग, जब दाढ़ी बनाते हैं तो उसमें झाग निकलता है, तो झाग ज़्यादा लाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? रेजिन का उपयोग करते हैं। रेजिन का उपयोग करते हैं। रेजिन झाग में सहायता प्रदान करता है। साबुन कार्बनिक एसिड लवण बरक का यौगिक होता है। साबुन है वो कार्बनिक एसिड होते हैं, उनके लवण बरक का यौगिक होता है। कृपया आप हमारे चैनल RS स्टडी पॉइंट 10 को सब्सक्राइब करके प्रश्नों का अध्ययन करें, जिससे आपकी प्रश्नों का अध्ययन करें और आपकी सफलता आगे बढ़े। तेल व वसा उच्च वसा अम्लों के एस्टर के मिश्रण होते हैं। तेल और वसा होते हैं वो तेल व वसा, उच्च वसा मतलब बड़े वसा, ऊपर वाले वसा अम्लों के एस्टर के मिश्रण होते हैं। अम्लों के जो एस्टर होते हैं, एस्टर के मिश्रण होते हैं, उनके मिश्रण होते हैं। डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग मृदु व कठोर जल दोनों में कर सकते हैं। डिटर्जेंट पाउडर होता है, डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग मृद और कठोर जल दो होते हैं, मृद और कठोर, उन दोनों में डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। हाइड्रोजनीकरण द्वारा तेल से वनस्पति घी बनता है। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा तेल से क्या बनाया जाता है? वनस्पति घी बनाया जाता है। तेल में एस्टर समूह उपस्थित होता है। तेल में कौन सा समूह उपस्थित होता है? तो एस्टर समूह। क्या होता है? तेल में एस्टर समूह उपस्थित होता है। नंबर 4, अंकुरित बीजों में मुख्य रूप से माल्टोज शर्करा होती है। जो बीज ऐसे होते हैं वो अंकुरित होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप चना डाल दो फूलने के लिए तो वो अंकुर उसमें निकल आते हैं, जड़ निकल आती है, मतलब वो अपना अंकुर उसमें हो जाता है। तो अंकुर में मुख्य रूप से कौन सी शर्करा पाई जाती है? माल्टोज शर्करा पाई जाती है। अंकुरित बीजों में कौन सी शर्करा होती है बच्चों? माल्टोज शर्करा। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड। ऊतकों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, टिश्यू का जो फॉर्मेशन होता है उनका निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा होता है। विश्व में सबसे अधिक पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड सेलुलोज है। विश्व में सबसे अधिक पाया जाने वाला सेलुलोज क्या है? तो पॉलीसेकेराइड सेलुलोज है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन क्या है बच्चों? एक प्रोटीन है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। तो आपने पढ़ा होगा विटामिन, मैंने पहले भी पढ़ा दिया है कि विटामिन की खोज, विटामिन क्या है, इस तरीके इसको विटामिन को डिटेल में भी पढ़ाया है और आपको नोट्स भी बनवाए हुए हैं। तो विटामिन जैसे ही आप कवर कर लोगे, विटामिन से प्रश्न पूछे जाएंगे PCMB में। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? रतौंधी रोग। नंबर 10, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि हमको विटामिन डी है वो कहाँ से मिलती है? सूर्य के प्रकाश से। तो सन माने सूर्य, साइन माने प्रकाश, तो विटामिन डी को क्या कहते हैं? सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया पहले, रथ पर एक टोपी, तो वहाँ से रास्ते मिला सकते हैं रेटिनॉल, थायमिन, इस तरीके से मैंने आपको वहाँ पर ट्रिक के माध्यम से बताया है। कृपया आप हमारे चैनल RS स्टडी पॉइंट 10 को सब्सक्राइब करके प्रश्नों का अध्ययन करें। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, जो काम क्या करता है? भोजन को पाचन में मदद करता है, भोजन को पचाने में काम आता है टाइलिन एंजाइम। एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन से होते हैं। लिपिड्स को ही वसा कहते हैं। लिपिड होती हैं, लिपिड्स को क्या कहते हैं बच्चों? वसा कहते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है बच्चों? रेटिनॉल। तेल में एस्टर समूह उपस्थित होता है। तेल होते हैं, तेल में कौन सा समूह उपस्थित होता है? एस्टर समूह उपस्थित होता है। लैक्टोज
दुग्ध शर्करा है। लैक्टोज कैसी शर्करा है? दुग्ध शर्करा होती है। लैक्टोज क्या है? दुग्ध शर्करा है। सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है, और सबसे मीठी जो शर्करा होती है वो उसका नाम क्या है? फ्रक्टोज। नंबर 3, मधुमेह के रोगी को शर्करा के स्थान पर फ्रक्टोज दिया जाता है। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो मधुमेह या डायबिटीज कह सकते हैं, शुगर कह सकते हैं, जो शुगर के रोगी होते हैं उनको शर्करा के स्थान पर, शक्कर के स्थान पर क्या दिया जाता है? फ्रक्टोज दिया जाता है। फ्रक्टोज। नेक्स्ट देखते हैं, अंकुरित बीजों में मुख्य रूप से माल्टोज शर्करा पाई जाती है। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। क्या? स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड। ऊतकों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। विश्व में सबसे अधिक पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड सेलुलोज है। कपास का प्रमुख अवयव सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है। प्राकृतिक रेशम प्रोटीन का उदाहरण है। प्राकृतिक रेशम होता है वो किसका उदाहरण है? प्रोटीन का उदाहरण है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के होती है। विटामिन वसा में जो विटामिन घुल जाती है वो 4 विटामिन होती हैं वसा में घुलने वाली। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अंगूर में 20 से 30% ग्लूकोज पाया जाता है। अंगूर होते हैं, अंगूर में 20 से लेकर 30% तक क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना जमना रोग होता है। ठीक है ना बच्चों? ग्लूकोज शरीर को ऊर्जा देता है। ग्लूकोज शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। पराबैंगनी प्रकाश से एंजाइम नष्ट हो जाते हैं, और पराबैंगनी प्रकाश होता है जो वायलेट साइन होती है उसके से क्या होता है? एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। कोशिका भित्ति के निर्माण में लिपिड सहायक होते हैं। कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है, उसकी फॉर्मेशन में लिपिड्स सहायक होते हैं। आलू का प्रमुख अवयव स्टार्च है। आलू का जो प्रमुख अवयव होता है वो क्या है? स्टार्च। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता रोग हो जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है बच्चों? थायमिन होता है। मनुष्य में हैजा रोग जीवाणु द्वारा फैलता है। मनुष्य होते हैं, मनुष्य में, आदमी में जो हैजा रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक तो उन्होंने की थी। वायरस की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने की थी। जिब्रेलिन हार्मोन जिब्रेला फ्यूजिकोला है। जिब्रेलिन हार्मोन होता है वो क्या है? जिब्रेला फ्यूजिकोला है। कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करने वाले सूक्ष्म जीव एक्टिनोमाइसीट्स कहलाते हैं। कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका विच्छेदन करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, वो क्या है? एक्टिनोमाइसीट्स होते हैं। एक्टिनोमाइसीट्स होते हैं। प्रतिजैविक पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होती है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? कवक से प्राप्त होती है। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु एडिनो विषाणु होते हैं। एड्स के लिए जो उत्तरदायी विषाणु होते हैं वो कौन से होते हैं? एडिनो विषाणु होते हैं। एडिनो वायरस एड्स के लिए उत्तरदायी होते हैं। नीले हरे शैवाल साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। जो नीले और हरे शैवाल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। नीले हरे शैवाल साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तंबाकू का मोजेक रोग वायरस से होता है। तंबाकू का जो मोजेक रोग होता है वो किससे होता है? वायरस के द्वारा फैलता है। टोबैको मोजेक वायरस, उसका नाम क्या है? टोबैको मोजेक वायरस। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम डॉट 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 है, तो आप भरोगे इसमें लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। प्रोटोजोआ के जितने भी एनिमल्स होते हैं प्रोटोजोआ के वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। सूत्रकृमि पौधों में वायरस के रोग वाहक का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, साइट्रिक अम्ल का निर्माण एस्परजिलस नाइगर होता है। मनुष्य में दांत बीमारी ट्राइकोफाइटोकॉन कवक द्वारा फैलती है। मनुष्य में जो दांत बीमारी होती है
मनुष्य में दाद खाज हो जाती है तो वो किसके द्वारा, कौन से कवक के द्वारा फैलती है? ट्राइकोफाइटोकोन, ट्राइकोफाइटोकोन फंजाई होती है ट्राइकोफाइटोन, उसके द्वारा मनुष्य में दाद बीमारी फैलती है। सिरका के निर्माण में एजिटोबैक्टर जीवाणु सहायक होता है। सिरका के निर्माण में, सिरका बनाया जाता है विनेगर, उसके निर्माण में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? एजिटोबैक्टर जीवाणु, एजिटोबैक्टर वायरस हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ विनेगर। जीवाणुओं में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, जितने भी वायरस होते हैं उनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। हरे रंग के शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाता है। हरे रंग के शैवाल होते हैं उनमें क्या पाया जाता है बच्चों? क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट, टीबी जीवाणु जनित बीमारी है। टीबी क्या है? जीवाणु जनित बीमारी होती है। कवक परजीवी होते हैं। कवक कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं। सूक्ष्म जैविकी के पिता ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। राइजोबियम सहजीवी जीवाणु होता है। राइजोबियम है वो क्या होते हैं? सहजीवी जीवाणु होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8878684432 पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप किसी भी समय हमसे बात कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं एक बात कि जो भी विद्यार्थी मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो देखते हैं सूक्ष्म जैविकी के पिता कौन है? ल्यूवेनहॉक। राइजोबियम सहजीवी जीवाणु होता है। मूंगफली का टिक्का रोग सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा कवक से प्राप्त होता है। मूंगफली का जो टिक्का रोग होता है वो किससे प्राप्त होता है? सर्कोस्पोरा और पर्सोनेटा कवक से प्राप्त होता है। नील हरित शैवाल धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। नील हरित शैवाल जो धान के खेत होते हैं उनमें क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यूग्लिना जीव ऐसा जीव है जो प्रकाश संश्लेषण करता है। यूग्लिना जीव क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है। कौन? यूग्लिना एनिमल्स। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। मलेरिया रोग है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक एक प्रोटोजोआ एनिमल्स होता है, उससे फैलता है। तो बच्चों, इससे पहले आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 6 मार्च को पशुपालन का, वो कैसा गया था? यदि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो आपका एग्ज़ाम आप दे के आए थे तो वो आपको कैसा गया था। और आप जो 18 तारीख को एग्ज़ाम देने जाओगे PCMB का, उसमें आपकी तैयारी कैसी चल रही है उसको भी कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताएं। यदि कोई किसी प्रकार की समस्या आए तो मुझे संपर्क करें। और हमारे इन प्रश्नों को और आप देखना चाहते तो डिटेल में भी देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। बेकरी उद्योग में ब्रेड बनाने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु आवश्यक होते हैं। बेकरी उद्योग होते हैं जिसमें, बेकरी उद्योग ऐसे होते हैं जिसमें पेटीज होती है और पपड़ी होती है, ये बनाए जाते हैं। तो उनमें बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु आवश्यक होते हैं। कौन से जीवाणु? स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु आवश्यक होते हैं। कृपया आप हमारे चैनल RS स्टडी पॉइंट 10 को सब्सक्राइब करके प्रश्नों का अध्ययन करते रहें। केंचुआ किसान का मित्र कहलाता है। कौन कहलाता है? केंचुआ किसान का मित्र। हेक्सापोडा का अर्थ क्या होता है? जिसके 6 पांव हो उसके क्या कहते हैं? हेक्सापोडा। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम लेसिफेरा लाका है। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? लेसिफेरा लाका। केंचुआ उभयलिंगी होता है। केंचुआ कैसा होता है? उभयलिंगी होता है। दीमक को सफेद चींटी के नाम से भी जाना जाता है। दीमक होती है जिसे डीम कहते हैं, डीम जो लग जाती है, उसे किससे जानते हैं? सफेद चींटी के नाम से भी जाना जाता है। मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खी से क्या प्राप्त होता है? शहद। टिड्डे फसल के लिए हानिकारक होते हैं और टिड्डे फसल के लिए हानिकारक होते हैं, उसे हानि पहुंचाकर फसल को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। केंचुआ का संघ एनेलिडा है। केंचुआ किस संघ का एनिमल है? एनेलिडा का एनिमल है। केंचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरिटिमा पोस्थोमा होता है। केंचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फेरिटिमा पोस्थोमा होता है। प्रोस्टोमियम केंचुआ के शरीर का एक अंग होता है। प्रोस्टोमियम, कौन सा? प्रोस्टोमियम केंचुआ के शरीर का एक क्या होता है? अंग होता है।
मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालने की जो क्रिया होती है, मधुमक्खी पालते हैं, उसे क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। तिलचट्टा में एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। तिलचट्टा होता है, उसमें एक जोड़ी संयुक्त मतलब मिले हुए आंखें पाई जाती हैं, नेत्र पाए जाते हैं। टिड्डा कौन से संघ का एनिमल्स है? आर्थ्रोपोडा का। टिड्डे का संघ आर्थ्रोपोडा है। टिड्डा आर्थ्रोपोडा एनिमल का, आर्थ्रोपोडा फाइलम का एनिमल है। अनेक कीटों का उपयोग भोजन के रूप में भी किया जाता है। जितने भी कीट होते हैं, अनेक कीट होते हैं, उनका उपयोग किस में करते हैं? भोजन के रूप में करते हैं। केंचुआ में श्वसन त्वचा के द्वारा होता है। जैसे मनुष्य आदमी होता है, अपन श्वसन किसके द्वारा करते हैं? नाक के द्वारा सांस लेते हैं, मुंह के द्वारा। लेकिन केंचुआ होता है, जो पानी बरसता है तब निकलता है, उसमें जो उसकी खाल होती, त्वचा होती है, उसके द्वारा वो श्वसन करता है, सांस लेता है। दीमक का भोजन सेलुलोज होता है। दीमक का भोजन क्या होता है? सेलुलोज। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची, झारखंड में स्थित है। भारत में जो लाख अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे? झारखंड में, रांची, झारखंड में स्थित है। कॉकरोच का वंश पेरिप्लेनेटा है। कॉकरोच का वंश क्या है? जीनस क्या है कॉकरोच का? पेरिप्लेनेटा। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। मधुमक्खी क्या है? एक सामाजिक कीट है। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। रानी मधुमक्खी प्रतिदिन 2000 अंडे देती है। रानी मधुमक्खी हर रोज प्रतिदिन कितने अंडे देती है? 2000 अंडे देती है। भारत लाख का बड़ा उत्पादक देश है। भारत में सबसे ज़्यादा लाख का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए भारत को लाख का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी कहते हैं। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम बॉम्बैक्स मोराई है। बॉम्बैक्स मोराई है। दीमक का वैज्ञानिक नाम ओडोंटोटर्मिस ओबेसस है। दीमक का वैज्ञानिक नाम ओडोंटोटर्मिस ओबेसस है। केंचुआ का जीवन काल 3 से 10 वर्ष होता है। केंचुआ होता है, केंचुआ का जीवन काल है वो 3 से लेकर 10 वर्ष होता है। शहद एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक है। शहद है जो प्राकृतिक एंटीबायोटिक है। जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जीलियस ने किया था। जैव शक्ति जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी? बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को दिया था। प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था। प्रयोगशाला में सबसे पहले क्या बना था? यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक। दैनिक जीवन में सबसे अधिक कार्बनिक यौगिक उपयोग किए हैं। कार्बनिक रसायन के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायनों के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। मैथिल एल्कोहल का IUPAC नेम मैथिनॉल होता है। मैथिल एल्कोहल इंपोर्टेंट है बच्चों, याद कर लीजिए। मैथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? मैथिनॉल। एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH। एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है? एसिटिक अम्ल का CH3COOH। एलिफेटिक यौगिक खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। एलिफेटिक जितने भी यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं? खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं एलिफेटिक यौगिक। आप इन ओटियों को मैं बता रहा हूँ, इन सभी ओटियों को याद कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि इन्हीं ओटियों में से आपकी कोई भी ओटी बाहर नहीं जाएगी, इन्हीं में से आपको मिल जाएगी। तो आप इसे ध्यानपूर्वक समझें और पढ़ लीजिए। एरोमेटिक यौगिक जल में अवलेय होते हैं। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो जल में घुलते नहीं हैं, अवलेय होते हैं। CHO समूह एल्डिहाइड को प्रदर्शित करता है। एलिफेटिक यौगिकों से धुआं रहित ज्वाला निकलती है। एलिफेटिक यौगिक होते हैं उनमें से धुआं रहित ज्वाला निकलती है, उसमें धुआं नहीं निकलता है। एरोमेटिक यौगिकों से धुएं वाली ज्वाला निकलती है। एलिफेटिक से तो धुआं रहित ज्वाला निकलती है, जबकि एरोमेटिक से धुएं वाली ज्वाला निकलती है। ठीक है बच्चों। प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया को होलर ने बनाया था। प्रयोगशाला में जब यूरिया बनाई आ रही थी, यूरिया खाद बनाया गया, सबसे पहले तो एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था होलर। होलर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया को बनाया था।
घरेलू ईंधन एलपीजी के रूप में ब्यूटेन गैस उपयोग होती है। घरेलू ईंधन में एलपीजी के रूप में कौन सी गैस उपयोग होती है? ब्यूटेन गैस उपयोग होती है। एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता मीथेन है। जितने भी एलिफेटिक यौगिक होते हैं उनका जन्मदाता कौन है? मीथेन। सिरके के रूप में एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है। सिरका होता है, सिरके के रूप में किसका उपयोग होता है? एसिटिक एसिड का उपयोग होता है सिरके के रूप में। कार्बनिक यौगिक प्रकृति में बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। कार्बनिक यौगिक होते हैं वो प्रकृति में बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं क्योंकि कार्बन में श्रृंखला बनाने का गुण होता है। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि कार्बन होते हैं, कार्बनिक यौगिक प्रकृति में बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं क्योंकि कार्बन में श्रृंखला बनाने का गुण होता है। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इस कार्बन में श्रृंखला बनाने का गुण होता है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। सत्य, सही है जी। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। प्यारे विद्यार्थियों, बार बार हम आपको बता रहे हैं और इसमें पीले कलर में लिख के भी आ रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लें तो कर लो सब्सक्राइब, फिर क्या दिक्कत है आपको। ग्रेगर जोहन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि सर बार बार ये दे रहे हैं, बोल रहे हैं सब्सक्राइब कर लो, तो बेटा हम तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आपकी पढ़ाई निरंतर बनी रहे और आपको मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ वो आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से बनी रहे और प्रश्नों के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गुणसूत्र में आनुवांशिक पदार्थ DNA होता है। गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम, उनमें आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? DNA, जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। संकरण की लाभदायक अभिव्यक्ति संकर ओज कहलाती है। संकरण की लाभदायक अभिव्यक्ति होती है वो क्या कहलाती है? संकर ओज कहलाती है। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन किया था, उसे ही चुना था। मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था और इन्होंने अपने प्रयोग में 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन भी किया था। माता पिता से संतान में भिन्नता आने को उत्परिवर्तन कहते हैं। माता पिता होती है, माता पिता से जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें भी भिन्नताएं आ जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। आनुवांशिकी शब्द विलियम्स गॉड ने दिया था। आनुवांशिकी शब्द किसने दिया था? विलियम्स गॉड ने दिया था। गुणसूत्र के 2 या 2 से अधिक सेट कोशिका में पाया जाना बहुगुणिता कहलाती है। जब कोशिका में गुणसूत्र 2 या 2 से अधिक सेट पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बहुगुणिता, पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। मटर परपरागित फसल होती है। मटर कैसी फसल है? परपरागित फसल है। मेंडल ऑस्ट्रिया के निवासी थे। मेंडल कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के। जीन आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। जीन आनुवांशिक लक्षणों कैसे होते हैं? वाहक होते हैं। बहुसंकरण एवं वंशावली संकरण की विधियां हैं। मेंडल के 3 नियम थे। मेंडल के 3 नियम थे? 3 नियम थे। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, पृथक्करण का नियम। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्ठक में आधार गुणा ऊंचाई होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा लंबाई, लंब। नंबर 3, विषम बाहु त्रिभुज बराबर S-A कोष्ठक में S-B कोष्ठक में S-C होता है, जिसे हैरो का सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हैरो का सूत्र भी कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज 1/2 A √4B 2A2। समबाहु त्रिभुज √3/4 भुजा वर्ग होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई होता है। वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चों? 2πr होती है। वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है। ये आपको बनाया TC लगाई पाई है। क्या बच्चों? पाई बना हुआ है। क्या है? पाई बनी हुई है ऐसे, पाई r और उसकी घन का संपूर्ण पृष्ठ A6A स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 6A स्क्वायर होता है। घन का आयतन A³ होता है। एक घन में कोणों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। एक घन में कोणों की संख्या क्या होती है? कितनी होती है?
12 होती है। वृत्त की परिधि 35 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? 35/2 होगी। समबाहु त्रिभुज में 3 कोणों की माप बराबर होती है। घन का आयतन भुजा की होता है। क्षेत्रमिति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। क्षेत्रमिति शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है माप। क्या होता है इसका अर्थ? माप। क्षेत्रमिति गणित की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम ज्यामिति, आकृति, क्षेत्रफल, आयतन आदि का अध्ययन करते हैं। क्षेत्रमिति क्या है? गणित की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम ज्यामिति, आकृति, क्षेत्रफल, आयतन का अध्ययन करते हैं। 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज का एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज में भुजाओं की लंबाई बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समद्विबाहु त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज होती है, उनकी कोई भी 2 भुजाएं मान लो तो कैसे होते? बराबर होती हैं। सरल रेखाओं से घिरे समतल क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। 4 सरल रेखाओं से घिरे समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। वह चतुर्भुज जिसके सामने आमने सामने की भुजाएं कैसी हो? बराबर हों, उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों उसे आयत कहते हैं। चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहलाता है। चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो? बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आपने ये ओटी जो मैंने बताई हुई हैं पीसीएमबी की, वो आपने सभी देख ली हैं और आपने वो उसकी तैयारी में लगी हुई हैं, आपको याद भी हो जाएंगी। तो आप इन्हें अच्छे तरीके से पढ़कर जाएं पेपर के लिए। और मैं अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों की बात करूँगा, उनके बारे में बात करूँगा और मैं आपको प्रश्न की वीडियो जल्द से जल्द लेके आऊँगा। और इस लिंक को अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उन्हें भी पता चले और उनकी पढ़ाई अच्छे तरीके से बनी रहे। तो जय हिंद, जय भारत।